17 करोड़ फटे हाल, हुए मालामाल, फिर भी है भूखो नंगो जैसा हाल। 1 रुपए में आ गई अमीरी, फिर भी नहीं छूटी फकीरी, बादशाह की बाजीगरी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। 1 रुपए का हेरफेर करते ही 17 करोड़ लोग रातों रात अमीर हो गए साहब। लेकिन हमारे देश में ईर्ष्यावादी लोग बहुत हैं साहब, बहुत विघ्न संतोषी लोग हैं, कुतर्क करते हैं, कुतर्क करने वाले भी बहुत हैं। बीजेपी वाले, सपा वाले, लेफ्ट वाले, राइट वाले, सेंटर वाले, जाने कहां कहां वाले, सबको 17 करोड़ लोगों की अमीरी पच नहीं रही। जी हकीकत है, जनता नई नई अमीर बनी है, इसीलिए कांग्रेस के विरोधी हो हल्ला कर रहे हैं। ये कांग्रेस के आरोप हैं। करोड़ फटे हाल, हुए मालामाल, फिर भी है भूखो नंगो जैसा हाल। 1 रुपए में आ गई अमीरी, फिर भी नहीं छूटी फकीरी, बादशाह की बाजीगरी। तो देश के 17 करोड़ गरीबों के लिए आज दिवाली मनाने का दिन है। दिवाली मनाने के लिए उनकी जेब में पैसे हो या ना हो, इससे मतलब नहीं, लेकिन दिवाली मना लो। सरकार तो ये चाहती है शायद। रमजान के पाक महीने में केंद्र सरकार ने 17 करोड़ ताजे ताजे अमीर पैदा कर दिए। गरीबी में एक झटके के साथ 15% की कमी ले आई। शहरों में 33 और गांव में 27 रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति अब अपने आप को धन कुबेरों में गिनेगा। कांग्रेस की रफ्तार अगर यही रही तो देश से गरीबी बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएगी। अब गरीब ऐसी की तैसी कराते हो तो कराते रहें, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि यही होगी कि साहब हमने तो गरीबी से इस देश को आजादी दिला दी। पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। देश ने पहली बार जाना था कि अपने अनमोल प्रधानमंत्री को पैसे उगाने का इतना बढ़िया ज्ञान है। मनमोहन सिंह ने पीएचडी वनस्पति विज्ञान में नहीं, इकोनॉमिक्स में की है। इसीलिए उन्हें लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हो या नहीं, लेकिन वोट पेड़ पर जरूर उगते हैं। अनमोल प्रधानमंत्री की सौगातों के वज्रपात पर बीजेपी से रहा न गया। इसीलिए प्रधानमंत्री के बौद्धिक ज्ञान की परिभाषा गुजरात वाले नरेंद्र मोदी ने भी गढ़ दी। प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के विद्वान है। ये कौन सा अर्थशास्त्र? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस एक ऐसी धारा है कि अच्छे से अच्छा अर्थशास्त्री भी अनर्थशास्त्री बन जाता है। पहले वोट के लिए पेट को रास्ता बनाया, कानून के लिए सामने का दरवाजा नहीं खोल सके तो अध्यादेश का पिछला किवाड़ खोल दिया। बाजीगरी के खेल से बादशाह ने गरीबों पर ऐसा वज्र गिराया है कि बताते नहीं बन रहा है। 1 रुपए में, एक झटके में, एक साथ 17 करोड़ अमीर। कांग्रेस के खुदाओं ने अमीरी की सेल लगाई है, बम्पर सेल। कांग्रेस के साथ प्रेम की पींगे बढ़ा रहे मौखिक गरीबों के मसीहा सपाई 27 रुपए में मिली अमीरी पर अफसोस जता रहे हैं। 27 रुपए पाने वाला अगर गरीबी रेखा से बाहर हो जाएगा तो क्या मामला है? कौन गरीब बचेगा? 27 रुपए में किसका पेट भर सकता है? कौन जी सकता है? कौन बच्चों को जिला सकता है? 27 रुपए में किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन वोट का पेट अब 1 रुपए में गरीबी के खेल से बनी खटाई खाकर दूर से चटखारे लेगा। जनता अब सिर्फ डरती है महंगाई से, 1 रुपए से मिली अमीरी से, मिड डे मील से, बाबुओं के भ्रष्टाचार से। वही जनता जो सरकार बदल देती है, वही जनता जो सम्राट बदल देती है, वही जनता जो सियासत बदल देती है। भरत यादव, समाचार प्लस। जब ये रिपोर्ट आप देख रहे थे इतनी देर में मैं ये सोच रहा था कि भाई अगर ये अमीरी का पैमाना है
तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया 35 लाख रुपए के टॉयलेट में निवृत्त होने क्यों जाते हैं? यानी कि रुपयों की बर्बादी कर रहे हैं भाई, ये मुझे समझ ही नहीं आया। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो 35 लाख रुपए के टॉयलेट में जो करने जाते हैं, फिर ये जो ये गरीब लोग जिनको इन्होंने अमीर बनाया है रातों रात, फिर ये कितने रुपए के टॉयलेट में क्या करने जाएंगे, ये समझना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है, चर्चा होगी, इस पर भी होगी। हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ कलहन साहब हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। आप ऐसे अनर्थ के ऊपर अर्थपूर्ण टिप्पणी करने के लिए आज हमारे समाचार पत्र स्टूडियो में आए हैं। हृदय नारायण दीक्षित साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अमिताभ जी तो हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। सुरभि शुक्ला जी हैं हमारे साथ, आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री का दर्जा रखती हैं। भाई राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे अब इससे कुछ मिनट बाद, आ गए हैं, दिख नहीं रहे, दिखाऊंगा आपको कुछ देर बाद। आप सभी से एक एक करके चर्चा करूंगा। अमिताभ जी, पहले जरा इस चर्चा का एक दायरा हम बांध लें। देखिए, आज जब यह विषय हम लोगों के संज्ञान में सुबह सुबह आया, हाँ, और जब दोपहर में हमने इसका ट्रीटमेंट किया, हाँ, तो हमने एक फ्रेम तय किया कि ये सवाल क्यों। 2-3 बिंदु मैं कहूंगा, हमारे सारे पैनलिस्ट उन्हीं बिंदुओं पर टिप्पणी करें। इसको 1947 तक ले जाने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं तो कहूंगा 71 तक भी मत ले जाइए, इंदिरा जी के बयान तक भी आज पर चर्चा करें। अगर यही करिश्मा करना था, बिंदु नंबर 1, राजीव त्यागी जी भी आ गए हैं, वो भी सुनेंगे तो बेहतर होगा। अगर यही करिश्मा करना था, कंप्यूटर के माउस से ही चमत्कार और कौतुक करना था, तो सारे क्यों नहीं घटा दिए, गरीब खत्म क्यों नहीं कर दिया इशू? एक प्रश्न कह देते कि भाई जिसकी जेब में 5 रुपया भी आता है वो उसको हम गरीब नहीं मानते। आपका कोई क्या बिगाड़ लेता? जब 27 पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो 5 लिमिट कर देते तो भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता जी। प्रश्न दूसरा, जो हमारे वोट से राजा होते हैं, रंक से राजत्व प्राप्त करते हैं, वह दिल्ली में बैठकर एक रात में एक थाली 8,430 रुपए की खाते हैं। 8,430 रुपए की एक थाली खाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि इस देश में 27 रुपया कमाने वाला आदमी अमीर हो गया। 18 रुपए का आधा लीटर दूध का पैकेट मिल रहा है इस देश में। 5 रुपए में चाय दे रहा है कल्लू चाय वाला मेरे दफ्तर के पास। 7 रुपए की हो गई अमिताभ जी। कहां कैसे आदमी जाएगा इस 28 रुपए में, 27 रुपए में उसको घर, मकान, दवा, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक दायित्व सब निर्वाह करने। और जैसा अतुल ने कहा, उसको भी दिमाग में रखना होगा कि किस दफ्तर से ये आंकड़े आए हैं, किस दफ्तर से। दिल्ली में रफी मार्ग पर योजना भवन है, बनवाया तो पंडित जी ने था, लेकिन अब तो जाने कैसे कैसे ऐसे लोग बैठने लगे वहां। एक जमाना था जब वहां बड़े लोग बैठा करते थे जिनको देश की समझ थी। शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुए, दीक्षित जी को स्मरण होगा, तो शास्त्री जी ने योजना आयोग के पदाधिकारियों से कहा कि विनोबा भावे से जाकर मिलो, उनसे भारत को समझो। जयप्रकाश से जाकर मिलो, उनसे भारत को समझो। यहां मोंटेक सिंह अहलूवालिया के दफ्तर से आए हैं ये आंकड़े। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, इनका परिचय अतुल ने आपको दिया। इनको सुबह की नैतिक क्रियाओं के लिए 35 लाख का कमरा, टॉयलेट चाहिए। वो आदमी इस देश को बताएगा कि 27 रुपए कमाने वाला अमीर हो गया। ये चर्चा हम आज इसलिए लेकर आए हैं कि मेरी दृष्टि में इससे अभद्र मजाक इस देश की बहुसंख्यक जनता के साथ आज तक नहीं हुआ। जवाहरलाल जी से लेकर और आज तक के समय तक इससे अभद्र मजाक नहीं हुआ। राजीव त्यागी जी के पास चलूंगा, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राजीव भाई नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी भैया, हम सब अमीर हो गए, मजा आ गया। अब देश में राम राज्य लौटेगा, दूध दही की नदियां बहेंगी, सोने की चिड़िया बनेगा हमारा देश। भैया बधाई हो आपको। जी आपका धन्यवाद बधाई देने के लिए, और मैं आपकी बधाई स्वीकार करता हूं। इसमें कहीं बहुत बड़ा कलेजा है आपका। बिल्कुल स्वीकार करता हूं। और इतना ही बड़ा कलेजा मनमोहन सिंह का भी है, मोंटेक सिंह साहब का भी, इसीलिए अंधेरगर्दी हो रही है। ऐसा मुद्दा है जिस पे मैं चाहूंगा कि टिप्पणी अगर आपको करनी तो मेरे बोलने की बात करें जी, वो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो कि आम आदमी से, गरीब से, गांव से और ऐसे लोगों से जुड़ा है जिन लोगों को वाकई में जो है क्या नाम उसका, इस वक्त हम लोगों के
हम लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, सभी लोगों की। हमारे सपोर्ट की जरूरत तो है ही साहब, सरकार को जरूरत थी सपोर्ट करने की। सरकार तो 35 लाख रुपए के टॉयलेट में निवृत्त हो रही है और आप हमसे सपोर्ट मांग रहे हो भाई साहब। देखिए, आप 35 लाख का जो टॉयलेट की बात कर रहे हैं वो आपकी जानकारी होगी, मेरी जानकारी नहीं है इस बारे में। तो आपकी जानकारी नहीं ना, अगर कोई चीज आपकी जानकारी नहीं है तो क्या हम आंखें बंद कर लें? हम अगर आपको कोई चीज नहीं, अगर आपको कुछ चीज पता नहीं है यानी वो सत्य नहीं है। अतुल जी, हम 35 लाख के टॉयलेट पे डिस्कस करने आए या जो आज प्लानिंग कमीशन के आंकड़े आए उस पर डिस्कस करने आए? 35 लाख रुपए का टॉयलेट ये गरीबों के ऊपर किया जा रहा है। मैं इतना बोल्ड बयान दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप पहले बोल लें, उसके बाद मैं बोलूंगा। कैसी बात आप कर रहे हैं भाई साहब? पूरा बोल लें आप, पूरा बोल लें आप। आपको पूरा समय दिया, चलिए आप समय मुझे देते हैं, मैं आपको समय दे रहा हूं। आप बोलिए, पर पूरा बोलिए, उसके बाद बोलेंगे हम आराम से। ना आप मुझे बताइए, हमसे अगर प्लानिंग कमीशन में बात करना चाहते हैं, बेशर्मी और अंधेरगर्दी का क्या आपने पराकाष्ठा हो रही है? आप अगर हमसे प्लानिंग कमीशन में बात करना चाहते हैं तो उस पर बात करिए। चलिए बात कीजिए, चलिए बताइए, आप अपने तथ्य रखिए। चलिए 27 और 33 रुपए वाला रईस कैसे हो गया? अतुल जी, जो ये आंकड़े आए हैं वो तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पे। तेंदुलकर साहब क्या बेचते थे पता है ना आपको? सुनिए पूरा, आप बीच में बोलेंगे तो बहस का मजा नहीं आएगा। देखिए, बीच में बोलेंगे तो बहस का मजा नहीं आएगा। तेंदुलकर समिति की सिफारिश के आधार पे ये आंकड़े बने थे, जो कि उजागर हुए हैं समाचार पत्रों में, आज बहुत सारे समाचार पत्रों में छपे हैं। एआईसीसी ने आज इसकी प्रेस रिलीज भी दी है इस पर बकायदा। और अभी रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट है वो अभी 2014 के मध्य तक आने की बात है, क्योंकि वो समिति, क्योंकि तेंदुलकर समिति बिल्कुल नकार दी गई है, उसको हटा दिया गया, उसकी जगह के नाम से रंगराजन समिति को लगाया गया है कि वो सही आंकड़े दोबारा से पूरे देश से इकट्ठे करे और उन आंकड़ों के आधार पे हम। तो फिर इन आंकड़ों को सार्वजनिक क्यों किया गया? मेरा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो रंगराजन ये साहब की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री, सुनिए तो भाई साहब, मैं बता रहा हूं आपको अतुल जी, प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं रंगराजन साहब ने जल्दबाजी में इस रिपोर्ट को 2011-2012 में जारी तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पे इसलिए बनाकर प्रस्तुत किया क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनाव में एक फील गुड फैक्टर नजर आए, ये इसलिए जारी किया गया है। फील गुड तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को मुबारक, फील गुड भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। अतुल जी, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पिछले 10 साल के टेन्योर में यूपीए के पिछले 10 साल के टेन्योर में ये निश्चित सी बात है कि ये विकास, इंक्लूसिव विकास हुआ है और आम आदमी तक विकास पहुंचने का दामाद का विकास तो हुआ है। राजीव जी एक छोटा सा मेरा एप्रीहेंशन है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा अमिताभ जी, एक चीज कहना चाहूंगा एक मिनट कि जब आप बोले तो मैं ना बोलूं और मैं बोलूं तो आप ना बोले। नहीं, मैं 1 मिनट के लिए यील्ड करवा रहा हूं बस। मेरा एप्रीहेंशन है, मैंने दोपहर में इस बात को इसी मंच से कहा भी था कि यह बाजीगरी सिर्फ इसलिए की गई, शायद इसको विपक्ष के नेताओं को समझने में 4 घंटे ज्यादा लगे। मैंने ये बात सुबह 11 बजे अपने चैनल पर कही थी अपने दर्शकों से। ये एप्रीहेंशन था कि चूंकि आपको खाद्य सुरक्षा कानून लागू करना है चुनाव से पहले, वो कब इंप्लीमेंट होगा, इसी पर लोकसभा के चुनाव की तारीखें टिकी है, ये मेरी जानकारी है। तो आपने उससे पहले गरीबों की संख्या ही हटा दी कंप्यूटर के एक क्लिक से। अब खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में असुविधा नहीं, 17 करोड़ तो दायरे से बाहर कर दिया आपने। ये तो गरीब नहीं रहे, तो इनके भोजन की जिम्मेदारी सरकार की कहा। यानी 27 रुपए वाला अमीर हो गया, इसलिए उसके भोजन की जिम्मेदारी भी अब सरकार के कंधों पर नहीं पड़ेगी। तो आप दोनों हाथों में लड्डू रखेंगे। अपना पक्ष प्रस्तुत करना। जी उम्मीद करूंगा कि आप बीच में नहीं टोकेंगे। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा अमिताभ जी, जो आपने बाजीगरी की बात की, बाजीगरी करने का काम हमारा कांग्रेस का कभी नहीं रहा। और जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आ रहा है, राइट टू फूड, उसको मैं आपसे चाहूँगा, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और बहुत सम्मान है मेरी नज़रों में आपका, और मैं जानता हूं कि आपके पास सन 47 से लेकर के अब तक के बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, और उस विद्वता से मैं भी सीखता हूं आपकी विद्वता से। अतुल जी के पास भी विद्वता की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सलाह देना चाहूँगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की साइट पर जाइए और वहाँ देखिए कि राइट टू फूड में हमने कितने लोगों का समावेश किया है।
इस देश में करीब 67 करोड़ लोग बाग राइट टू फूड से लाभान्वित होंगे, जो कि गरीबी की रेखा से ऊपर या नीचे का कहीं भी उसमें प्रश्न नहीं आता है। उसमें से प्रश्न ये आएगा कि जिन लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो ह्यूमन इंडेक्स के हिसाब से ठीक से जीवन यापन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को हम राइट टू फूड देने का काम करेंगे। उसमें ना तो इस गरीबी की रेखा के आंकड़े पे कुछ फर्क पड़ता है, ये आने से ना जाने से कोई फर्क पड़ता है। रही बात तेंदुलकर समिति की और रंगराजन समिति की, जब तेंदुलकर समिति की रिपोर्टों को खारिज कर दिया गया था, उसके बाद रंगराजन समिति को बैठाया गया था और वो 2014 तक उसमें वो चीजें आएंगी। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको कहना चाहूंगा कि पिछले 9 साल 10 साल में यूपीए गवर्नमेंट की सरकार ने एक इंक्लूसिव ग्रोथ करने का कार्य किया। और उस इंक्लूसिव ग्रोथ में मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि 1999 से 2004 के बीच में जो एनडीए का कार्यकाल था, उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो करीब 5.9 थी, और हमारे 9 साल की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की, वो करीब 6.2% है। और वो जब 2008 से आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में रिसेशन का दौर है। सैकड़ों की संख्या में अमेरिका में बैंक डूब गए, सैकड़ों की संख्या में पूरे यूरोप में बैंक डूब गए, जो कि विकसित देश हैं। बहुत सारे देशों को तो यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा, एक मिनट प्लीज कंप्लीट कर लूं मैं 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं, 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं। यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा बहुत सारे देशों को पैकेज देने का काम किया, जिसकी वजह से वो देश आज दोबारा से उठकर खड़े हो रहे हैं, जो कि देश बैंकरप्सी की कगार पे थे। लेकिन उस सबके बावजूद भी थैंक्स टू मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने इस देश को बचाए रखा, एक भी बैंक डूबने नहीं दिया, और साथ साथ गरीबों के साथ साथ अपने पूरे देश के आवाम को विकास देने का काम किया और सुविधा देने का काम किया। और एक चीज लास्ट में और कहना चाहूंगा, भाई साहब ये स्टूडियो है, जो पिछले साल की ग्रोथ रेट, स्टूडियो है, मंच नहीं है। नहीं स्टूडियो है, बिल्कुल मैं जानता हूं, लेकिन आपने बात ऐसे छेड़ दी है जिसमें मेरे को उत्साह में रहना, जिसमें मुझे जवाब देने का मेरा दायित्व है, और जिसमें मुझे सच बताने का आप जिस अमीरी की बात कर रहे हैं वो अमीरी मनमोहन सिंह जी के ऊपर हावी हुई। अमीरी की बात नहीं कर रहा हूं, 10 वर्ष में 4 गुना संपत्ति बढ़ गई उनकी। पूछना चाहूंगा, जितने मंत्री हैं आप बताइए, सब मंत्री देश को लूट के खाने का काम कर रहे हैं। अतुल जी ज्यादा जोर से बोलने से, घोटाला किया आपने, आपकी सरकार ने। अतुल जी ज्यादा जोर से बोलने से चीजें सही नहीं हो जाती हैं। ज्यादा जोर से बोलना मुझे भी आता है, मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि पिछले 9 साल में यूपीए गवर्नमेंट की सरकार में हम लोगों ने जिस तरह सुविधाएं मिली, मैं घोटाले की ना हूं, मैं बताता हूं आपको कहां पर आपने किसने दल नहीं खाया। पिछले 9 साल में जिस तरह से यूपीए गवर्नमेंट की सरकार में जीडीपी की ग्रोथ देखेंगे तो सर्विस सेक्टर में, अरे गरीब को रोटी चाहिए, जीडीपी नहीं चाहिए भाई साहब। 9% ग्रोथ है। ये आंकड़े ऐसे ही है जैसे आप दिखा रहे हो अभी। मेरे पास भी पेपर है। राजीव जी क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप? मैं भी लेके आया। राजीव जी एक मिनट, लास्ट सेंटेंस बस। 9% अगर जीडीपी में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है, वो जब ग्रोथ है फाइनल प्रोडक्ट जब खरीद पा रहा आदमी, जब जेब में पैसा गया है, 27 रुपए में फाइनल प्रोडक्ट खरीद रहा आदमी, इसका मतलब ये होगा 27 रुपए में खरीद रहा है फाइनल प्रोडक्ट आदमी। निश्चित रूप से सिद्धार्थ कलंस लोगों की जेब में पैसे देने का काम किया। सिद्धार्थ जी, मुझे पहले एक अर्थशास्त्री की नजर से कुछ बताइए, तब मैं राजनीतिक टिप्पणियों पर जाऊंगा। 27 रुपए में 1 लीटर दूध नहीं आता इस देश में। 27 रुपए का आप जो समझ रहे हो गलत समझ रहे हैं। कारण ये जब सरकार की जिम्मेदारी स्वास्थ्य की है, जब सरकार की जिम्मेदारी शिक्षा की है, राइट टू एजुकेशन, तो फिर भूख से आदमी क्यों मर रहा है इस देश में? राइट टू फूड के साथ पूरे इस देश में आदमी भूख से क्यों मर रहा है? इंदिरा आवास योजना के साथ आपको क्या नाम उसका मकान देने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट, अरे आपकी सरकार तो भैया राम राज्य ले आई है। क्या चीज? आपकी सरकार तो राम राज्य ले आई है। भारत देश अमेरिका से ज्यादा विकसित है। राम राज्य की बात करने का काम भारत देश सुपर पावर हो गया है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सुन रहा होगा इस बात को, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उनके भी आंकड़े आए थे इसी तरह के। सिद्धार्थ जी प्लीज बोलिए। राजीव जी रुकूंगा। सिद्धार्थ भाई, सबसे पहले सारे कुतर्क हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस देश में। सर सबसे पहले तो आप इनके समावेशी विकास की बात सुन लीजिए। इनका समावेशी विकास वो सरासर झूठ का पुलिंदा है। अगर ये लगातार एक सेकंड, राजीव सिद्धार्थ भाई, पहले आप कसम खाइए कि आप भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा और किसी दूसरे दल के सदस्य नहीं हैं, और ना उस विचारधारा से प्रेरित हैं। नहीं, मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूं। और आप एक केवल आर्थिक पत्रकार हैं, ये पहले कसम खाइए। जी स्वागत है आपका। जी अब बोलिए। हाँ, क्योंकि ना फिर राजीव भाई को ये लग जाएगा कि मैंने आपको सिखा के समझा बुझा के यहाँ बैठाया है। मुझे क्यों लगेगा? ना जैसे कांग्रेसियों को लगता है आजकल कांग्रेसियों को यही लगता है। अतुल अग्रवाल भी भाजपा के प्रवक्ता हो गए। मैं कतई भी शुद्ध नहीं हूं। ना अतुल अग्रवाल भी भाजपा के प्रवक्ता हो गए। आपका बहुत सम्मान करता हूं। क्या कहा आपने लास्ट में?
अतुल अग्रवाल भी भाजपा के प्रवक्ता हो गए कांग्रेसियों के नजर में। सुनो ना तो अतुल अग्रवाल भाजपा के प्रवक्ता है, ना कांग्रेस के प्रवक्ता है, ना अमिताभ जी भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप लोग बाग सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, आपके चैनल को बधाई देता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने सन 47 से लेकर आज तक विकास किया है, विकास करेंगे और इस विकास के दम पे हम 2014 में जाएंगे चुनाव। समझ गया, आगे भी टिकट मिलना पक्का। भाई साहब सीडी भेजूंगा राहुल गांधी को। जी सिद्धार्थ भाई बोलिए। सिद्धार्थ भाई अपनी बात कहिए। अब कोई आप मेरे बेनिफिशियरी हैं, अगर आप ये त्यागी उम्मीद जी करते हैं, नहीं, अच्छी बात है। त्यागी जी अब नहीं, अतुल आप भी नहीं, सिद्धार्थ भाई बोलिए। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका। त्यागी जी नहीं, कमेंट्री नहीं करो भाई। नहीं, राजीव जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे और उनको पूरा अधिकार है अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं जहां तक ये कहना चाहता हूं, जिस समावेशी विकास की बात ये कर रहे हैं और जिस विकास को लेकर इतना बड़ा जो ढिंढोरा पीटा गया, आप 2004 से अपनी सरकार को लीजिए 2008 तक, आप कहते हैं 2008 के बाद मंदी आ गई, पूरे वर्ल्ड में आई, यूरोप की मार्केट। त्यागी जी पूरे वर्ल्ड में मंदी। त्यागी जी सिद्धार्थ भाई एक मिनट, त्यागी जी बहस मैं कंडक्ट कर रहा हूं, ऐसे नहीं कंडक्ट करूंगा, रनिंग कमेंट्री नहीं। अतुल जी बोलिए, प्लीज बोलिए भैया, बोलिए। अतुल जी इस देश की अधिकांश जनसंख्या खेती किसानी पर जीवन यापन कर रही, क्या ये बात सच है अथवा नहीं? ठीक है, सच है। ठीक है, इसके अलावा जरा मैं जानना चाहूंगा, जब आप इनसे सवाल कीजिएगा तो जरा पूछ लीजिएगा कि जरा मेहरबानी करके 2004 से लेकर 2013 तक कृषि क्षेत्र के विकास की दर के बारे में जानकारी दे दें कि कृषि क्षेत्र में कितना विकास हुआ। आप 1 या 2% जो विकास कहते हैं वो दरअसल नेगेटिव ग्रोथ है। आप कैश क्रॉप के दम पर आप ये कहते हैं कि विकास हुआ है। समावेशी विकास कहां से हो गया? खनन में, रियल एस्टेट में और टेलीकॉम में। और टेलीकॉम में और खनन में क्या हालत हुई है, कैसे विकास हुआ है? यहाँ खनन में, टेलीकॉम में, वहां आपको 30% विकास दिखता है और जब आप समग्र विकास की बात करते हैं तो आप ऐसा 8%, 9% का ग्रोथ हमने छू लिया। जब आपका जो बेसिक कोर जो जीवन यापन करने का जरिया है, जब कृषि वहां पे आपकी नेगेटिव विकास की दर है, तो आप कहां से कह रहे हैं कि आपने समावेशी विकास कर लिया? कहां से हो गया? दूसरी बात, आपने कहा कि साहब आपने बाजार बढ़ने की बात कही, आप ये कहिए कि रुपए की क्रय शक्ति कितनी बढ़ी आज की तारीख में, किसी की जेब में है वो उससे कितना सामान खरीद सकता है। तीसरी बात, डॉलर का भाव कहां पहुंच गया जी? अब ये 32 और 26 रुपए, 33 रुपए वाला अमीर हो गया, 27 रुपए वाला अमीर हो गया। मैं तेंदुलकर साहब को गलत नहीं कहता हूं। तेंदुलकर साहब ने ईमानदारी से ये जोड़ना शुरू किया, शिक्षा और स्वास्थ्य ये बुनियादी सुविधाएं देना केंद्र सरकार का दायित्व है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को देना चाहिए, ये राज्य सत्ता से उम्मीद की जाती है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य में आपका निवेश 0 होता जा रहा है। आप वहां पे निवेश कर नहीं रहे हैं, वो निजी क्षेत्र को दे रहे हैं। तो आप मानवीय गरिमा के साथ जीने के लिए खाना, दवा, पढ़ाई और मकान, इनको आप 33 रुपए में किसी एक व्यक्ति को कैसे पूरा कर सकते हैं? तेंदुलकर साहब ने सही कहा, उन्होंने कैलोरीज के आधार पर आकलन किया। आपके राशन की दुकान पर जो भी चीजें बिकती हैं उनके रेट लिए। सिद्धार्थ भाई 600 ग्राम का खाना, राजीव जी एक मिनट, 600 ग्राम का खाना। सिद्धार्थ भाई ये सब खरीदने की जरूरत कहां है गरीब को? सरकार सब तो ये दे रही है, बकौल राजीव जी सरकार सब दे रही है, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा सब दे रही है। आम जो गरीब आदमी इसको कह रहे हैं ना, वो हाथ में धरा रहे, रोटी खुद उसके मुंह में कांग्रेस डाल देगी। 17 करोड़ गरीब कम हुए हैं, इससे आप सीधे तौर पे मान लीजिए 14,000 करोड़ की सीधी सब्सिडी ये अब इनको नहीं देनी पड़ेगी। 14,000 करोड़ रुपए की सीधी सब्सिडी जो आप डायरेक्ट तरीके से देते हैं, जो आपकी स्कीमें हैं, उन स्कीमों में आपने विड्रॉ कर लिया। इतना पैसा अब आपको नहीं देना पड़ेगा। इतना पैसा अब आपको नहीं देना पड़ेगा, आपने गरीब कम कर दिए हैं। राइट टू फूड एक्ट जब आएगा, आप उसके तहत जो खाना देंगे। इसके अलावा आपकी तमाम सारी योजनाएं हैं जिसके तहत इन गरीबों को तमाम सारे पेंशन, तमाम सारी अन्य सुविधाएं। नहीं दीक्षित जी, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिन लोगों को ये सुविधाएं मिल रही थी, सिर्फ 1 रुपए का ऊपर नीचे करके आप अब सुविधाएं नहीं देंगे तो क्या लोगों में नाराजगी नहीं होगी? ये भी तो समझना पड़ेगा ना दीक्षित जी। दीक्षित जी, क्या लोगों में नाराजगी नहीं बढ़ेगी? क्या ये जो आंकड़ेबाजी है जब ये जमीनी तौर पे जाएगी, जिनको लाभ मिल रहा था 17 करोड़ लोगों को, अब वो लाभ नहीं मिलेगा, अगर मिल रहा था तो नाराजगी तो बढ़ेगी। नहीं, मिल रहा था, अगर का प्रश्न ही नहीं। मिल रहा था ना। देखिए, केंद्र की सरकार खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लाई। पहली बात तो यह कि अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी, कोई आपातकाल नहीं था। संसद में इस प्रश्न पर बहस होती
कि खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्राविधानों में क्या क्या जरूरी है और क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए। हाँ। और उसी समय उस विधेयक अगर संसद में आया होता तो उसी समय गरीबी की परिभाषा तय हो जाती, अभावग्रस्त लोगों के प्रश्न उठते और एक व्यक्ति को सामान्यतया घर, रोटी, शिक्षा, दवाई, सामान्य सुविधाओं के बारे में भी एक आंकड़ा भारत की संसद में आता और एक ठीक से बहस होती और तब ये विधेयक अगर आता संसद में पारित होने के बाद तो माना जाता कि केंद्र सरकार देश के गरीबों के बारे में सोचती है, देश के गरीबों के बारे में बहस को तैयार है, हाँ। देश के गरीबों के बारे में जानकारी लेने को भी तैयार है। हाँ। एक तो वो जो विधेयक था उसे अध्यादेश की शक्ल में लाया गया, यही पर शंका हो जाती केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। दूसरी बात, इन ताजे आंकड़ों के माध्यम से केंद्र की सरकार ने पूरे देश के गरीबों के साथ अश्लील और भद्दा मजाक किया है। इससे बड़ा अश्लील और कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। अभी राजीव जी हमारे मित्र कह रहे थे कि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। नहीं, खारिज नहीं किया गया। अभी आपके सामने ही उन्होंने कहा वो कह रहे थे, वो कह रहे थे। हाँ, और तथ्य सही नहीं है, ये तथ्य गलत है। ये तो सही है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ है, देखिए ये देखिए पेपर में, देखिए पेपर में आया हुआ पूरी डिटेल आई हुई है। सुन भी लीजिए भाई साहब, मैं भी पेपर दिखा सकता हूँ, पूरी डिटेल आई हुई है, सुन भी लीजिए, पूरी स्टोरी लगी हुई है, सुन भी लीजिए। प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार, सुन भी लीजिए, अगर तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को खारिज किया होता तो ये फिर रंगराजन समिति के आधार पे, इन आंकड़ों के आधार पे, इस फॉर्मूले के आधार पे एक नया आंकड़ा क्यों दिया जाता? राजीव जी, ये भी समझना, सवाल पूछूंगा आपसे। जी दीक्षित जी, प्लीज कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था कि रंगराजन एक समिति बनाई गई, उनको कहा गया कि आप नए सिरे से परिभाषा तय करें। हाँ। देश का दुर्भाग्य है कि इस समय प्रधानमंत्री जी विद्वान अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र के ही विद्वान माने जाते हैं। दूसरा दुर्भाग्य है कि मोंटेक अहलूवालिया अर्थशास्त्री हैं, वो भी अर्थशास्त्र के विद्वान माने जाते हैं। तीसरा दुर्भाग्य यह है कि इनके साथ जितने भी लोग जुटे हुए हैं वो आर्थिक आंकड़ों पर, जीडीपी पर, कथित इंक्लूसिव ग्रोथ पर, इस पर तो चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन किसी को भी जमीनी समझ नहीं है कि गांव में एक गरीब को कैसे तेल मिलता है, गांव में एक गरीब को कैसे दवा मिलती है। अस्पताल काम नहीं कर रहे, सब कुछ निजी क्षेत्र में चला गया है। गरीबों के बच्चों के स्कूल है नहीं, अस्पताल किसका क्षेत्र में चला गया है। 27 रुपया तो बड़ा। अस्पताल एनएचआरएम घोटाला किसने किया? क्या केंद्र सरकार ने किया? एनएचआरएम घोटाला या जितनी भी योजना है, जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे वो बच्चों की योजना हो, राजीव जी, घोटाले का प्रश्न वो कौन दे रहा है? राजीव जी, केंद्र सरकार पैसा देती है, राजीव जी, राज्यों का है। राजीव जी, आपका विषय इसलिए ठीक नहीं, ये तर्कपूर्ण नहीं, क्योंकि ये मसला राजस्थान का भी है। हाँ, सबका है। ये केवल दिल्ली का भी मसला है, राजस्थान में भी अस्पताल काम नहीं कर रहा। 28 राज्यों का है पूरा मसला। राजस्थान में भी चाहे वो कांग्रेस शासित हो, चाहे वो विपक्षी शासित हो। सुनो ना, एनएचआरएम घोटाला किसने किया? ये तर्क आप यूपी सेंट्रल होकर ले आए। आप बोलते रहिए। ये केवल यूपी जब आप बोल रहे थे, जी राजीव जी जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। माफी चाहूंगा, बोलिए। हाँ, जब आप बोल रहे थे तो हम सारे लोग, पैनल के लोग आदर पूर्वक आपको सुन रहे थे। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप किसे ग्रोथ कहते हैं? हजारों किसान, लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब तन और मन बेचने को मजबूर है, हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है इस देश में। इस देश में गरीबी की परिभाषा जो सरकार नहीं तय कर पाई और जिसके पास अर्थशास्त्रियों की ऐसी टीम है, उसे जमीनी सच्चाई की जानकारी नहीं है। लोग मर रहे हैं कुपोषण के कारण, लोग दवाई के अभाव में मर रहे हैं। मैं आर्थिक नीति की बात कर रहा था, मैं अस्पतालों की अव्यवस्था की बात नहीं कर रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की अर्थनीति पूरी की पूरी चिकित्सा क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से पूरी तरह से अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए पलायन कर जाने की है। और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश का आर्थिक दिवालियापन उजागर हुआ है। आप आर्थिक विकास की बात कर रहे थे, औद्योगिक विकास घटा, कृषि विकास घटा, किसी भी क्षेत्र का विकास घटा, सभी क्षेत्रों का जहां जहां तक अर्थशास्त्र की पहुंच है। सबसे बड़ी बात कि रुपए का भी अवमूल्यन हो गया। और गांव में, अभी हमारे मित्र कह रहे थे, गांव में किसी व्यक्ति की जेब में जो रुपया है, उस रुपए की ताकत क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, एक बात। और रुपया बढ़ा कैसे? क्या किसी योजना से आपने गांव के गरीब की जेब में रुपया बढ़ाने का काम किया है? क्या आपकी आर्थिक नीतियां गांव के गरीब की जेब में रुपया बढ़ाती हैं?
क्या आपने रोजगार देने का कोई काम किया है? मनरेगा के माध्यम से गांव के लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ी नहीं, बढ़नी चाहिए थी लेकिन बढ़ी नहीं। तो आप किस आधार पर कहते हैं कि देश का आर्थिक विकास हुआ? ये पूरा जो नया जो ताजा आंकड़ा है गरीबी का, ये बिल्कुल, इसे अगर मूर्खतापूर्ण कहा जाए, असंसदीय न हो तो मूर्खतापूर्ण है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये गरीबों के साथ भद्दा मजाक है, अश्लील मजाक है, निंदनीय है। जी, हमारे साथ सुरभि शुक्ला जी भी हैं, आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, आप लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सुरभि जी, जो मेरे पास आंकड़े हैं, ये आंकड़े में दैनिक जागरण जो देश का नंबर 1 पेपर होने का दावा है, मैं उसको कोट कर रहा हूं, है ना। ये सारे आंकड़े मैं उसको कोट करते हुए पढ़ रहा हूं, क्योंकि हिंदी भाषी पत्रकार हूं, तो इसलिए हिंदी का अखबार लेकर चीजों को का तर्जुमा करने में ज्यादा यकीन रखता हूं। इसमें इन्होंने एक आंकड़ा दिया, उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 2004-05 में तकरीबन 41% गरीब थे। 2009-10 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के आने के तुरंत बाद ये आंकड़ा घटा, 37.7 हुआ, और जब मनमोहन सरकार जी का दूसरा कार्यकाल खत्म होता नजर आ रहा है, भाजपाई खुश हो सकते हैं कि भाजपा ये दावा करते हैं कि मनमोहन सिंह जी के जाने का वक्त हो गया, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि उनके जाने का वक्त हुआ, मैंने कहा कि जब दूसरा कार्यकाल खत्म होने का वक्त हो रहा है तब ये रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 2011-12 में ये कहा गया, दावा किया गया कि यूपी में अब 29.5% गरीब बाकी बचे हैं। अटल जी के जमाने में 41, मनमोहन सिंह जी के दूसरे कार्यकाल के खत्म होते तक 29.5। यह आंकड़ा कहां से आ रहा है? यह आंकड़ा वो लोग बना रहे हैं जो 35 लाख का टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। यह आंकड़ा वो लोग बना रहे हैं जिनके हर एक मंत्री के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। कहा कि इनका जाने का समय आ गया है। अब तीसरे मोर्चे की सरकार केंद्र में बनने जा रही है, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये जो फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किया है केंद्र सरकार ने, ये गरीबी का मजाक उड़ाने वाला है, गरीबी का क्रूर मजाक उड़ाने वाला है। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, ये गरीबी नहीं है, गरीब को ही हटाने की पॉलिसी इनकी है कि गरीब रही न जाए, गरीब कूड़े में से दाना बीन के, अनाज बीन के खाएं, उनको कुपोषण हो जाए, उनको बीमारी हो जाए, वो मर जाए। ये कांग्रेस की सरकार, ये केंद्र में बैठी सरकार नरसंहार करना चाहती है, गरीबों को खत्म करना। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास चलेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, मैं फिर राजीव जी आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। हर गेस्ट को बोलने का प्रॉपर मौका देना चाहिए। आपको जवाब देना जरूरी है। जी, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं एक बार फिर से त्रिवेंद्र भाई, दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं फिर से, पहले पन्ने की रिपोर्ट है, आज का अखबार है, नेशनल एडिशन है। इसमें लिखा कि सरकार ने गरीबी, राजीव जी सुनिए, सरकार ने गरीबी रेखा का नया फॉर्मूला तय करने के लिए जून 2012 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन श्री रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया था, मगर चुनावी साल को देखते हुए सरकार ने अगले साल के मध्य तक आने वाली रंगराजन समिति की रिपोर्ट का इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा तेंदुलकर फॉर्मूले के आधार पर ही गरीबी रेखा तय कर दी गई। नए आंकड़े मंगलवार को योजना आयोग ने जारी किए हैं। ये ना अतुल अग्रवाल ने जारी किए हैं और ना राजीव त्यागी ने जारी किए हैं। त्रिवेंद्र जी, तो राजीव त्यागी साहब का वो दावा कि ये आंकड़े और तेंदुलकर रिपोर्ट खारिज हो गई जी, ये शायद इस लाइन से ही साफ हो जाता है। त्यागी जी सुन लीजिए, त्यागी जी सुन लीजिए, आप त्यागी जी आप मोन्टेक सिंह जी नहीं है ना, त्यागी जी आप मोन्टेक सिंह नहीं है ना, सुन लीजिए, आपको ही बोलने का मौका दोबारा मिलेगा दूसरे राउंड में। देखिए ऐसा है, जी मैं आपको बोलने का मौका मिलेगा। त्रिवेंद्र जी टिप्पणी करेंगे, त्रिवेंद्र जी प्लीज बोलिए, के लिए बेहतर नहीं। मैं आपसे कौन क्या है कौन क्या नहीं, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं प्लीज, देखिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये जो देश का नंबर 1 अखबार लिख रहा है, आप इसको ऐसा है ना अतुल जी बोलिए त्रिवेंद्र जी प्लीज। अरे त्यागी जी, जी जो त्यागी जी जो बात कह रहे हैं, त्यागी जी कांग्रेस की खान में से पैदा हुए व्यक्ति हैं। आपका बीजेपी खान से पैदा होता है, आपके कहीं और समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से पैदा हुए, सत्य की हमेशा हत्या होती है। आप सचिव हैं ऑल इंडिया के क्या नाम, उसके भारतीय जनता पार्टी, आप कहां से पैदा हुए? जहां तक खान की बात कहां से आ गई? जहां तक त्यागी जी का ये कहना है कि खान की बात जो है ना, आप निशंक साहब से पूछिए, आप खान की बात निशंक साहब से पूछिए, उत्तराखंड में उन्होंने खानों में क्या किया है।
खान की बात उत्तराखंड में निशंक साहब ने किया है, कृपया उनसे पूछे खानों के मामले में क्या किया उन्होंने। खनन में किया, हाइड्रो पावर में किया। खनन में जो उत्तराखंड में निशंक साहब ने किया, शायद वहां से पैदा हुए आपके नाम रावत साहब। त्यागी जी पानी पीजिए, सुन लीजिए प्लीज, पानी पीजिए, सुन लीजिए। अरे भाई ठंडा पानी लाओ जरा। अरे निशंक साहब का बताइए ना आप पहले, त्यागी जी। अरे ठंडा पानी तो भाई, अरे निशंक साहब का बताइए कि खनन में उन्होंने क्या क्या उत्तराखंड में। चलिए त्यागी जी एक मिनट। हाँ जी त्रिवेंद्र भाई, त्यागी जी को थोड़ा पानी पिलाइए। आप कहां से पैदा हुए? आप निशंक साहब की खनन से पैदा हुए क्या? जो निशंक साहब ने उत्तराखंड में खनन बेच के सारी देश बोलिए जी। देखिए रावत साहब, आप सीखे हृदयनारायण दीक्षित साहब से सीखिए कि बहस कैसे की जाती है। बहस में व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं की जाती कभी भी। मैं आपको बताना चाहता हूं अतुल जी, आप पूछिए हृदयनारायण दीक्षित साहब से। देश की अर्थव्यवस्था जो संभली है जी, तो देश की जो अर्थव्यवस्था संभली है वो देश के किसानों ने संभाली है। ये जो 35 लाख की टॉयलेट में जो निवृत्त होते हैं सवेरे सवेरे, उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाला है। इस देश की अर्थव्यवस्था उस किसान ने संभाली है कि जो गमले में कैक्टस नहीं बोता है, अहलूवालिया जी कैक्टस बोते हैं, उसने इस अर्थव्यवस्था को संभाला है। जो उसमें लौकी बोता है, तोरी बोता है, जो उसमें कुछ ना कुछ उत्पादन करता है, उस किसान ने संभाला है। जो 2 रुपए कमाता है उसमें से 10 पैसे बचाने की सोचता है। हाँ। उसने इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है। हाँ। ये कोई मनमोहन सिंह जी ने या अहलूवालिया जी ने नहीं संभाला है। इसलिए त्यागी जी को इसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो ये रातों रात 17 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से हटा दिया गया, उनको अमीरी की लाइन में खड़ा कर दिया गया है, ये तो वही बात होती थी। एक पिक्चर देखी थी हमने, उसमें एक गाना था कि हम 2 और 2 5 बनाते हैं। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी है, ये जादूगरी है। ये किसी की आंखों में धूल झोंका जा सकता है इन आंकड़ों के माध्यम से, लेकिन सच्चाई को और तथ्यों को, सच्चाई और तथ्य को इससे झुटलाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस की जो नीति है वो चाहती कि इस देश में गरीब बने रहें। गरीब बने रहेंगे तो इनका वोट का बैंक बना रहेगा, और इसलिए गरीबी को चाहते नहीं है गरीबी समाप्त हो। इंदिरा जी ने ये कहते हैं कि हमने कभी ये बात नहीं कही। 1971 का जो चुनाव हुआ था वो नारा ही ये हुआ था कि इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ। तो इस किस तरह की बात करते हैं? 71 से आज तक इन्होंने क्या किया है? हाँ। आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी गिर गई है, आज हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी गिर गई है, आज हमारे हर क्षेत्र में हम गिर रहे हैं। डॉलर आज 58 रुपए का हो गया है। रुपए की वैल्यू कहां चली गई है? तो किस तरह की बात करते हैं लोग, और जोर से बोल करके, बीच बीच में बोल करके, और इस तरह से दूसरे को चुप कराने से तो देवेंद्र जी मैं समझा आपका पक्ष। एक चीज कहूंगा, त्यागी जी ने एक चीज कहूंगा। अरे सुनिए त्यागी जी, त्यागी जी आपका टर्न आएगा। धन्यवाद। आपका टर्न आएगा, लेकिन बीच में नहीं भाई, नहीं पक्का बीच में नहीं। एक चीज मैं कहूंगा, फिर सिद्धार्थ कलहंस के पास जाऊंगा। ये बहस उठाई राजीव त्यागी जी ने, उस पर कुछ बात त्रिवेंद्र भाई ने भी बोली। कहा गया कि मंदी से देश को किसने बचाया। मैं अडवाणी जी के वाक्य का उदाहरण नहीं दूंगा, सुषमा स्वराज जी पर का उदाहरण भी नहीं दूंगा, मुलायम सिंह और शरद यादव का उदाहरण भी नहीं दूंगा। मैं कांग्रेस के ही घर से उदाहरण लाऊंगा, और उतने बड़े चेहरे का उदाहरण लाऊंगा जिसको काटना सोनिया जी के लिए भी संकोच का विषय हो जाए, जो भारत का आज राष्ट्रपति है। प्रणब मुखर्जी संसद में वित्त मंत्री के तौर पर बोल रहे थे। बहस थी मंदी को लेकर, भारत की अर्थव्यवस्था जो डगमगा रही उस पर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस हो रही थी। प्रणब दा ने बताया, अब मैं तो कम से कम, मैं या सिद्धार्थ कलहंस कम से कम ये धृष्टता नहीं कर सकते, और अतुल को मैं करने नहीं दूंगा कि हम लोग प्रणब जी से ज्यादा जानते हैं अर्थशास्त्र। ऐसी धृष्टता मैं तो कर नहीं सकता भाई। ठीक बात। मैं उस आदमी का हृदय से सम्मान करता हूं योग्यता में। उन्होंने कहा कि भारत क्यों बचा और अमेरिका क्यों डूबा, इस पर प्रणब दा को कोट करता हूं। प्रणब दा ने कहा कि अमेरिका इसलिए डूबा क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था प्लास्टिक मनी पर आधारित है। 100 कमाओ 500 का कर्ज ले लो। और प्रणब ने कहा कि भारत इसलिए बचा कि भारत में गांव में बच्चा पैदा होता है तो मां सिखाती है 10 रुपया हो तो 5 खर्च करना, 5 जमीन में गाड़ के रखना, बचा के रखना बुरे वक्त के लिए। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हम उस व्यवस्था के द्वारा पोषित थे इसलिए आज हम बचे।
अगर हम भी उस व्यवस्था के द्वारा पोषित होते तो हम भी डूब जाते, प्रणब ने कहा। अब वह व्यवस्था बचाने का, बनाने का श्रेय ना जवाहरलाल जी को, न वाजपेयी जी को, न नरसिंह राव को, न देवी गौड़ा को, न चरण सिंह को, न चंद्रशेखर को, न विश्वनाथ प्रताप को, न शास्त्री को, न इंद्र कुमार गुजराल को, किसी को नहीं। ये तो हजारों साल की गांव की परंपरा है, गांव का संस्कार है। ठीक है, ये राजनीतिक दल तो पैदा नहीं हुए थे तब से भारत चल रहा है। तो ये क्रेडिट लेने की इस दौड़ में मत जाइए, ये दौड़ ठीक नहीं जी। ये किसी पार्टी की क्रेडिट नहीं जी, ये गांव की का मानस है जिसने भारत को बचाया है। जी सिद्धार्थ कलहंस, मैं आप जो कहना चाहते हैं वो कहें, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जिन आंकड़ों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, या ये कहें कि जिन आंकड़ों पर आज पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, ये आंकड़े कल यानी मंगलवार को योजना आयोग ने जारी किए कि नहीं किए? अगर हाँ, योजना आयोग ने ये आंकड़े जारी किए तभी तो सारे अखबारों में और हर जगह ये आए हैं, और सब जगह की ये सरकार की प्रेस रिलीज है। अगर ये आंकड़े सरकार ने जारी किए, योजना आयोग जो सरकार का हिस्सा उसने जारी किए, तो ये आंकड़े फिर खारिज कैसे मान लिए जाएं? सिद्धार्थ भाई, आपके माध्यम से एक सवाल जो है राजीव त्यागी जी से पूछता हूं जी, कि ठीक है, ये जो गरीबी की रेखा है, या यूं कहें कि भुखमरी की रेखा है ये, हाँ, क्योंकि ये गरीबी की नहीं भुखमरी की रेखा है। तो अगर ये आंकड़े इन्होंने कहा कि खारिज हो गए, अब 14 में आएगी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट, तो क्या 13 से लेके 14 तक का जो अंतराल है, इस दौरान गरीबी रेखा के मानक कौन से होंगे, किनको आप लाभ देने जा रहे हैं? पहले यह स्पष्ट कर दें कि अगर खारिज हो गए, हाँ, तब तो शून्य हो गया। अब ये रहा नहीं, और रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट बाद में आएगी, तो इतने दिनों तक जो भी आप योजनाओं का लाभ दे रहे थे, जिनको आप अंत्योदय के तहत, तमाम स्कीमों के तहत, तो उनको कैसे लाभ मिलेगा? नंबर एक। दूसरा ये है कि गरीबी की, मैं बता दूं, ये खारिज नहीं हुए हैं, इनको अप्रोप्रिएट ना पाते हुए रंगराजन कमेटी, एक रंगराजन साहब को जिम्मा सौंप दिया गया है कि आप इनको फिर से रिफ्रेम करें, रीमॉडल करें और पता करें। हाँ। ये आंकड़े कहीं से खारिज नहीं हुए हैं। हाँ। वरना अगर ये खारिज हो जाएंगे तो आपकी तमाम सारी योजनाओं के तहत जो पैसा है वो जस का तस वहीं रखा रह जाएगा। तो मेरा यही सवाल था आपके माध्यम से अतुल जी, अमिताभ जी, आप जरूर ये जाने कि अगर ये खारिज हो गए हैं तो क्या गरीबी वहीं की वहीं ठहर गई, गरीबों के लिए सारी चीजें क्या बंद कर देंगे आज से? अच्छा, एक प्रश्न मैं और कर दूं, सिद्धार्थ भाई ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। सरकार बिना आंकड़े के चल नहीं सकती, उसको एक बेस चाहिए, डाटाबेस एक, इससे मैं सहमत हूं, बधाई। एक बात मैं भी उठा दूं, फिर राजीव भाई के पास जाऊंगा उत्तर के लिए। मनमोहन सिंह जी के मित्र अर्जुन सिंह गुप्ता, उन राज्यसभा में लाए डॉक्टर साहब, उनको काबिल आदमी, उनकी विद्वता का भी मैं सम्मान करता था, राज्यसभा के मेंबर थे, मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने एक रिपोर्ट दी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, उन्हीं की सरकार के दौरान भारत की दशा और दिशा पर। उस रिपोर्ट का जिस्ट क्या था? उस रिपोर्ट का जिस्ट था, भारत का 70% आदमी, इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर रहा हूं, चैलेंज करिएगा तो तथ्य प्रस्तुत कर दूंगा, भारत का 70% आदमी 20 रुपया प्रतिदिन या उससे कम पर जीवन जीता है। यह उन्होंने लिखा, मैं इसको संशोधित करता हूं, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, भारत का 70% आदमी 20 रुपए या उससे कम पर रोज मरता है। 20 रुपए या उससे कम पर आदमी जीता है क्या? जी राजीव जी, ये दो सवाल, एक सिद्धार्थ कलहंस साहब का कि अगर ये रिपोर्ट खारिज हो गई तो फिर क्या सारी योजनाएं धरी धरी रह जाएंगी? और अगर आप मुझे वक्त देंगे पूरा बोलने का, बोलिए, क्योंकि एक ऐसा इशू है जिसमें कि थोड़ा वक्त चाहिए होगा पूरा क्लियर करने का। वक्त तो यूपीए सरकार को भी दिया लोगों ने। हाँ, धन्यवाद। तीसरी बार भी मिलेगा, चिंता ना करें आप बिल्कुल चिंतित ना हो, तीसरी बार भी मिलेगा, और हम कॉन्फिडेंट है तीसरी बार भी हम लोग भी जीत के आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में अच्छी लगती है। ठीक बात है, खुशफहमी होना कोई टैक्सेबल नहीं है इस देश में। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। पुश्तैनी कहना उसका राजा महाराजा रहे हैं, उनको हम लोगों ने अपना आइडियल माना है। ठीक है जी। दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा आपसे, हृदयनारायण दीक्षित साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोग आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और सीख करके हम लोग भी आप लोगों के हिसाब से बोलने की कोशिश करते हैं। जो कृषि क्षेत्र में भी सिद्धार्थ साहब ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में भारत का विकास उस तरह से नहीं हुआ है पिछले 10-15 साल में, और जिस तरह से होना चाहिए था। हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा,
आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ जो है करीब करीब 4 से 5% की है, सर्विस सेक्टर में 9% की है और कृषि क्षेत्र में 2 से 3% की ग्रोथ है जीडीपी में। मैं मानता हूं कि कृषि क्षेत्र में बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राइट टू फूड लाई है उसका लाने का कारण ये है कि हम लोग बाग निश्चित मान के चल रहे हैं कि हमारे अनाज के खाद्यान्न के जो गोदाम हैं वो भरे पड़े हैं और हम लोग बाग इससे राइट टू फूड दे पाएंगे। इतने भरे पड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अनाज सड़ता रहा, लेकिन लोगों के पेट में नहीं पड़ा। ये भंडारण की जो समस्या है, भंडारण की जो समस्या है वो बियर बनाने वालों को आपने बेचा औने पौने दाम में, लेकिन गरीब के पेट में नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, आप बोल लीजिए पहले। ना आप बोलिए, आप पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बीच में जनता को बता रहा हूं, आप बीच में बोलने नहीं देंगे। आप बीच में मैं बोलूंगा तो आप ही बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलिए। आप पहले बोल लीजिए पूरा। अतुल जी पूरा आप ही बोलिए। बोलिए। नहीं आपने जवाब देने का बुलाया नहीं बुलाया। सिद्धार्थ भाई के जो सवाल है, सवालों का जवाब दीजिए ना। आपने मैं उसका जवाब, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। अतुल जी आप ही बोलिए। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सुनने सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं। सुनिए, तो आपने बुलाया क्यों फिर बहस में? फिर मैंने आपको बुलाया इसलिए, आपने कांग्रेस के नुमाइंदे को बुलाया है। कांग्रेस का नुमाइंदा कांग्रेस की बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा। आप इस मुद्दे विशेष में सीमित रहे ना। कांग्रेस का आदमी भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा, कांग्रेस की बात करेगा। जो हमारी नीति है उसकी बात करूंगा ना मैं। त्यागी जी सिर्फ मुद्दे विशेष पे फोकस रहे प्लीज। आप बीच में बोलेंगे नहीं, ये वादा करिए। आप मुद्दे विशेष फोकस रहे। बीच में बोलेंगे तो मैं निश्चित रूप से चुप हो जाऊंगा। बिल्कुल जी। वैसे आप चुप में अच्छे लगते हैं। धन्यवाद। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा, हालांकि राहुल गांधी ने जो आप लोगों को बुलाया, 2 दिन की बैठक हुई थी, उस बैठक के प्रवक्ताओं को जोर से बोलने का सिखाया, मुझे पता है। नहीं, राहुल गांधी ने 2 बात कही। देखिए, अगर उस पर आप सुनना चाहेंगे, राहुल गांधी ने कहा नहीं उस पर हम आपको फोन में सुन लेंगे। आज इसी मुद्दे पर सच बोलना है और नेगेटिव कोई कंपेन नहीं करना है और मर्यादाओं में रह करके अपना आचरण रखना होगा। इसलिए मैंने कहा कि जनता को तय करने देते हैं, जनता को तय करने देते हैं कि हम लोगों को बहुत सीखने को मिलता है और कौन मर्यादा में है और कौन उस दायरे में है, ये जनता तय करे, बेहतर है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जनता तय करके हमेशा कांग्रेस को ले देती है अतुल जी। देखो फिर वो मर्यादाओं की वजह से लाके दे रही है। त्यागी जी नहीं, कौन जीतेगा इस बहस में आज नहीं जाऊंगा। ये अहंकार ही कांग्रेस को डुबोएगा, मैं बता रहा हूं मैं आपको। अहंकार नहीं है, और मधुसूदन मिस्त्री ने यही लिख के दिया। ये अहंकार नहीं, कॉन्फिडेंस। मधुसूदन मिस्त्री ने कांग्रेस जो राहुल गांधी को रिपोर्ट दी, उसमें यही लिखा कि नेता और मंत्री इतने अहंकारी हो गए हैं कि ग्राउंड जीरो पे दिक्कत है। कहो तो मैं पूरी रिपोर्ट दिखा दूंगा। देखिए, जो अहंकार वाली बात आप कह रहे हैं, वो अहंकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी है, कांग्रेस के पार्टी के नेताओं में भी है, समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी है, वो बहुत सारे पत्रकारों में भी है, बहुत सारे पत्रकारों में भी इसलिए है कि वो सोचते हैं कि वही देश चला रहे हैं। त्यागी जी, अतुल एक मिनट रुकिए भाई। त्यागी जी, बहस डिरेल नहीं होगी। अतुल आप भी डिरेल करने वाला कोई प्रसंग बीच में मत लाइए। सिर्फ हम इस विषय पर केंद्रित रहेंगे, कौन जीतेगा इस पर हम चर्चा करेंगे, तब फिर आपको बुलाएंगे। जी देखिए, जो अभी हरदीनारायण दीक्षित साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में हमको ये बिल लाना चाहिए था, खाद्य सुरक्षा बिल, पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देती, ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी आपने एक सज्जन का नाम लिया था, मैं एकदम से भूल गया हूँ, अमिताभ जी, जिनको राज्यसभा बनाया था आपने, अर्जुन सेन गुप्ता। अर्जुन सेन गुप्ता साहब। अर्जुन सेन गुप्ता की विद्वता को तो आप मान रहे हैं और आप उनका सम्मान कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनको राज्यसभा में लाया उसकी विद्वता को भी आपको सम्मान करना होगा। और उस व्यक्ति का नाम है मनमोहन सिंह, जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से 9 साल फिर ये विषय नहीं था कि अर्जुन सिंह को कौन लाया। भाई मैं तो पासिंग रेफरेंस में, मेरी आदत है बोलने की। मूल बात क्या थी जिस पर आपको टिप्पणी? त्यागी जी ने पहले सुनो, जैसे पत्रकार बंधुओं की आदत होती है, ऐसी राजनीतिक लोगों की आदत होती है। मूल विषय क्या था कि अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट का क्या है, उस पर टिप्पणी होनी चाहिए ना। अर्जुन सेन गुप्ता और मनमोहन सिंह के रिश्तों पर कहां चर्चा करेंगे आज? आपने कहा ना, मैंने कहा विद्वता का सम्मान जो है मनमोहन सिंह जी की भी करना चाहिए, जो उनको लेके आए। और मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से 9 साल में सर्विस सेक्टर में ग्रोथ दी है, 9% की जीडीपी में ग्रोथ है, और जिस तरह से बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए काल और कांग्रेस के काल अगर आप देखेंगे तो जीडीपी में 5.9% की ग्रोथ थी एनडीए के काल में। और भारत के इतिहास में अरे भाई, मूल सवाल का जवाब नहीं आया त्यागी जी। उस पे आ रहा हूं त्यागी जी, मेरे पास वक्त नहीं है, टीवी की मजबूरी है, मुझे ब्रेक देना जरूरी है। ना ये गलत बात है कांग्रेस के। त्यागी जी मैं माफी चाहता हूं। ग्रोथ है ना जो सवाल सिद्धार्थ जी ने पूछा उस सवाल पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए चाहिए। बिल्कुल। अगर आप एआईसीसी के जो बुकलेट छपी है, एआईसीसी जो बिल लेकर के आई है, एआईसीसी इसलिए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच है, सोनिया जी की सोच है राइट टू फूड। उस राइट टू फूड में 67 करोड़ लोगों को
67 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया है पूरे देश के, जिनको कि राइट टू फूड मिलेगा, जिनको कि 4 रुपए से लेकर के 3 रुपए तक की रेट पर गेहूं और चावल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिससे कि गरीब के जब पेट में अन्न होगा, और कहा भी है कि अन्न है तो तन है, बाकी सब सनातन है। त्रिवेंद्र जी ना, ठीक बात है। ये सारी बातें राहुल गांधी जी के साथ जो उनका सेशन हुआ उसमें सीखे हैं ये। जी त्रिवेंद्र जी प्लीज बोलिए। जी हाँ, खनन से बाहर नहीं निकल पाए जी, रातों रात 17 करोड़ तो 67 करोड़ में से हटा दिए गए। कहां हटा दिए गए? दूसरी बात, जो ये खाद्य सुरक्षा विधेयक जो लाया गया, खाद्यान्न, हाँ, ये इसलिए विधेयक के रूप में लाया गया कि ताकि इस पर संसद में कोई चर्चा न हो सके। आप चर्चा करने सरकार देते हैं त्रिवेंद्र जी? इस तथ्य को छुपा रही है। सरकार आज जो ये रातों रात 17 करोड़ किनारे किए गए, हटाए गए, उसमें से सरकार का अब हिसाब किताब देर से लगा है कि हमारे बफर गोडाउन में कितना अन्न भरा हुआ है, कि अनाज है कि नहीं है, और इसलिए सरकार इसको संसद में न ला करके इस पर बहस कराकर अपनी खींचा लेदर से बचना चाहती थी। हाँ, और एक अलोकतांत्रिक तरीके से उसको संसद में नहीं लाया गया। हाँ, और इसलिए त्यागी जी का जो ये कहना है कि बीजेपी बहस नहीं करना चाहती थी, संसद नहीं चलने देना चाहती थी, भाजपा ने कहा इसको लाइए आप, इसके लिए विशेष सत्र बुलाइए आप। नहीं, भारतीय जनता पार्टी रंग छोड़ रही है। अच्छा, मुझे ना मुझे आप मुझे आप सब लोगों के साथ साथ अपने ऊपर भी इस वक्त एक सवाल उठाने का मुझे मौका है। क्या हम क्या हम सभी पुरुष जो हैं ये महिला विरोधी हैं? नहीं ना, एक महिला पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, हमको उनके पास भी जाना चाहिए। शुक्ला साहिबा, जिस तरह से संसद में महिला आरक्षण विधेयक का हाल होता है, वो इस वक्त हमारी इस बहस के दौरान आपके साथ भी शायद भेदभावपूर्ण रवैया हो रहा है। अपेक्षाकृत कम मौका मिल रहा है आपको। विरोधी है, गरीब विरोधी है। आप महिला सुरक्षा महिला वाले बिल पे बताइए प्लीज कि मुलायम सिंह यादव जी का क्या स्टैंड है? नहीं त्यागी जी, वो विषय नहीं ना। मैं कहना तो चाहूंगी नहीं उठाया। केंद्र सरकार में बैठे हुए नीति नियंता हैं, इनको ये नहीं पता है, जो नीति नियंता है केंद्र सरकार के, इनको ये नहीं पता है दिल्ली में भी एक व्यक्ति प्रतिदिन 35 रुपए का, एक व्यक्ति एक टाइम की रोटी 35 रुपए खर्च होगा उसको खाने में। वहाँ 20 रुपए किलो आटा है दिल्ली में, न्यूनतम चावल का रेट 28 रुपए किलो। अरे जब सरकार देगी चावल, दिल्ली में बैठ के त्यागी जी कांग्रेस की ये परंपरा नहीं रही है कि वहाँ 35 रुपए एक व्यक्ति का खर्च है पेट की रोटी के लिए। एक मिनट जवाब दे दूं प्लीज। लेकिन त्यागी जी मेरे पास वक्त सीमित है। त्यागी जी राज्य मंत्री जी को जवाब देना। त्यागी जी एक मिनट नीति है, जन विरोधी नीति है, इसका जवाब जनता उनको देगी। आने वाले चुनाव में जनता उनको देगी। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सिर्फ सारे आंकड़े इनके वोट बैंक के लिए होते हैं, पूंजीपतियों के लिए होते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। तो आजादी के आ रहा हूं भाई साहब, केंद्र में शासन किया, जितने बड़े घोटाले हुए, जितनी महंगाई आई, सब इसी गवर्नमेंट में आई। एक मिनट प्लीज, आ रहा हूं आपके पास। शुक्ला साहिबा, लेकिन इसके बावजूद मुलायम सिंह जी को यह बात नजर नहीं आई, और आई तब भी समर्थन शायद कांग्रेस को मुलायम सिंह यादव जी से पूछ करके नहीं आई है चैनल पे, और जिस तरह से बखान कर रही हैं, आपका सपोर्ट के लिए धन्यवाद, जो आप सपोर्ट दे रहे हैं हमें पार्लियामेंट चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। रही बात पूंजीपतियों के हाथ में कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है, ये हमने 2005 में जब दादरी पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था तो हमने देखी थी। सीमा पे अतिक्रमण कर रहे हैं मैडम, विरोध कर रहे हैं त्यागी जी। हम सब के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में घुसपैठ कर रहे हैं, इनका हम कुछ नहीं कर पा रहे, सरकार चीन का कुछ नहीं कर पा रही। ये तो सूरत हाल इस देश में चलिए। मेरे ख्याल से आप चर्चा को हम लोग वाइंड अप करेंगे। चर्चा को वाइंड अप करने का वक्त हुआ। एक मिनट सारे पैनलिस्ट के नाम, 1 मिनट में जो कह पाए तो ठीक, जो छूट गया वो हरि के नाम। और त्यागी जी वैसे ही काफी सारा वक्त ले चुके हैं, इसलिए त्यागी जी के लिए 30 सेकंड्स। त्रिवेंद्र रावत साहब, पहले आपसे। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये गरीबी के आंकड़े जो रातों रात बदले गए, ये धूल झोंकने का काम है, और इस तरह का काम किसी भी जिम्मेदार सरकार का ये दायित्व नहीं बनता है। सच्चाई सामने लाना चाहिए। ये देश के जो वासी हैं,
इस देश की जो 120 करोड़ से अधिक की जो आबादी है वो देश के लिए खड़ा होना चाहती है, लेकिन सच तो सामने लाए सरकार। आखिर सरकार सच सामने क्यों नहीं लाना चाहती है, क्यों झुठलाना चाहती है? सच को सामने लाए। हमेशा देश ने, करगिल का वार हुआ, देश सारा अटल जी के साथ खड़ा हुआ। परमाणु विस्फोट अटल जी के समय में हुआ, आपके टाइम पे तमाम दुनिया के त्यागी जी मैं बहस नहीं करती, प्रतिबंध लगा दिए, आर्थिक सहयोग पर प्रतिबंध लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, और पूरा देश भारत के साथ खड़ा हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को सच को सामने लाना चाहिए। मेरा देश, अगर कोई दिक्कत है, कोई संकट है, ठीक है, तो देश खड़ा होता है देश के लिए। दीक्षित जी प्लीज, देशवासी देश के लिए खड़ा होता है। दीक्षित जी 1 मिनट आपके लिए प्लीज। देखिए, राजीव जी ने अभी खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में कहा कि 70 करोड़ का उसमें प्रतिबद्धता जताई गई है। 67। हमारा कहना है कि उस जो अध्यादेश लाया गया है, उस अध्यादेश में गरीबी की कोई परिभाषा नहीं है, गरीबों का चयन कैसे होगा इस पर भी कोई सुस्पष्ट संकेत नहीं है। ये जो ताजा आंकड़ा आया है, इसी आंकड़े के आधार पर उस खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू किए जाने का सरकार प्रयास करेगी, और सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि गरीबी समाप्त हो गई है, अभाव समाप्त हो गया है। हमारा केंद्र सरकार से और आपके माध्यम से राजीव जी से अनुरोध है कि वो एक दिन का हिसाब लगा लें कि एक दिन में कितना गेहूं, कितना चावल, कितना दाल लगता है, कितने पैसे का। हिसाब लगा लें कि बच्चे को फीस कितने की लगती है, हिसाब लगा लें दवाई कितने की लगती है, हिसाब लगा लें कपड़ा कितने का आता है, हिसाब लगा लें कि उसकी दिनचर्या पर कितना खर्चा आता है। और अगर इस देश का कोई अर्थशास्त्री, कोई भला आदमी, कोई कांग्रेसी, कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और कोई पत्रकार अगर ये बताने को, मानने को तैयार हो जाए कि 1000 रुपया महीना में कोई भी व्यक्ति अपना परिवार चला सकता है, तब तो ये आंकड़े ठीक है, वरना ये पूरी तरह से देश की आम जनता का, गरीबों का अपमान है, इंसल्ट है, कंटेप्ट ऑफ द पब्लिक है। इतना कहना था। जी सिद्धार्थ जी, लेकिन जब सब कुछ सरकार दे रही है, खाना सरकार दे रही है, कपड़ा सरकार दे रही है, मकान बना के दे रही है, और राइट टू एजुकेशन सरकार दे रही है, तो फिर जनता को कुछ करने की जरूरत कहां? ये त्यागी साहब का जो सार था वो मुझे शुरू में समझ में आया। सिद्धार्थ जी आपका 1 मिनट प्लीज। जी, मेरा ये कहना है, मैं तेंदुलकर साहब पे कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा। तेंदुलकर साहब ने आदर्श परिस्थितियों में आपकी सरकारी गल्ले की दुकान पर मिलने वाले राशन के रेट को देखते हुए, प्रति व्यक्ति कैलोरी का आकलन करते हुए, और 32 रुपए कमाने वाले को ये बता दिया कि वो भरपेट भोजन कर सकेगा। अब शिक्षा देना आपका काम है, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना आपका काम है, वो गरीब के छत देना आपका काम है। जो आप नहीं कर पा रहे हैं, मैकेनिज्म आपका फेल हुआ है। जाहिर सी बात है कि ये जो आपकी गरीबी रेखा है, ये भुखमरी की ही रेखा है, ये गरीबी रेखा नहीं है। क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को तमाम बुनियादी सुविधाएं देने का काम आपको करना चाहिए, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये गरीबी की रेखा, ये छलावा है, भुखमरी की रेखा है। सुरभि जी, दूसरा, ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि जो खारिज हो गया है अगर ये रिपोर्ट, तो आखिरकार कौन से वो आंकड़े हैं जिसके आधार पे हमारी स्कीमें जो चल रही है, उन स्कीमों के लिए बजट एलोकेशन कैसे होगा? ये मैं भी जानना चाहूंगा। राजीव जी, एक तो अगर ये रिपोर्ट खारिज हुई क्या नहीं, हाँ या ना? ये रिपोर्ट निश्चित रूप से, रंगराजन रिपोर्ट आने के बाद खारिज है निश्चित रूप से। और मैं आपसे कहना चाहूंगा जो आंकड़े हैं रिपोर्ट आने के बाद खारिज होगी कि पहले खारिज हो गई? पहले खारिज है, पहले ही खारिज है। पहले खारिज है, और जो पहले पुराने आंकड़े हैं, आयोग ने रिपोर्ट कैसे जारी कर दी? पुराने जो आंकड़े देखिए मेरे पास भी एक बार है, पूरी आर्टिकल है उसको, और आप पढ़िए क्या लिखा है, आप पढ़िए जरा। इसमें साफ लिखा है जो पुराने ना, आप मंगलवार को जो योजना आयोग ने आंकड़े जारी किए, जरा उसको पढ़िए, तो खबर पढ़िए जरा। मैं बता देता हूं आपको, मैं खबर का जिस्ट बता देता हूं आपको पूरा। आप उसको अक्षरशः पढ़ के खबर का जिस्ट ये है कि जो पुराने आंकड़े हैं, इस रिपोर्ट नहीं, खबर को पैराग्राफ पढ़िए। की रिपोर्ट आने से पहले जो सरकार के पास आंकड़े हैं, उन पे गरीबों का आकलन होगा। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आने से पहले जो आंकड़े हैं उन पे बात होगी, तो फिर इस अखबार पे केस क्यों नहीं करते कि भैया तुमने गलत क्या छाप दिया, टीवी वाले हंगामा कर रहे हैं?
किस बात के लिए? ये दैनिक जागरण कहता है कि ये आंकड़े खारिज नहीं हुए हैं, ये रिपोर्ट खारिज नहीं हुई है, आप इस पे केस कीजिए, केंद्र सरकार लाइसेंस रद्द करे इस अखबार का कि तुम गलत क्यों छाप रहे हो भाई। राजनीति में इतनी जल्दबाजी केस दायर करने में नहीं की जाती है। गजब बात कर रहे हैं भाई दूसरा, साहब, गजब बात कर रहे हैं। तथ्यों को गलत तरीके से पेश मत कीजिए। लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, तथ्यों को गलत तरीके से पेश मत कीजिए प्लीज। अतुल जी अब समय समाप्त हो गया था जी, बहस का समय समाप्त हो गया, मुझे दूसरा मैं एक चीज नहीं, अब समय समाप्त हो गया, एक चीज सिर्फ अब समय समाप्त हो गया। दीक्षित कह रहे हैं अमिताभ जी, दीक्षित जी प्लीज। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं ना त्यागी जी ना आप नहीं, दीक्षित जी प्लीज। जी हेलो जी दीक्षित जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कह दूं अपनी बात? नहीं आप बात करिए त्यागी जी, सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात कहिए, समाप्त करिए। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो की बात कहने की अपनी आदत 10 सेकंड पूरे हो गए आपके। निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में इस देश में बहुत काम होना बाकी है और उस काम के लिए हम लोग राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो पूरा होगा। राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो पूरा होगा। धन्यवाद धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। जी 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 पूरी बहस मैंने सुनी, निरर्थक मोड़ों में ले जाके अरण्य में उसको भटका दिया गया। मैं किसी तेंदुलकर और रंगराजन को नहीं जानता, मैं अनपढ़ आदमी हूं इस हिंदुस्तान का। मैं तो गरीब की थाली देखता हूं, वो किस फार्मूला है ये मनमोहन सिंह की चिंता का विषय होगा, राजनाथ सिंह की चिंता का विषय होगा, मेरा नहीं। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैंने किसी गरीब को दवाई मिलते नहीं देखा मुफ्त, मैं भी इसी देश में रहता हूं। मैंने किसी गरीब के घर पर के सिर पर छत मिलती नहीं देखी। झुग्गी में आदमी क्यों जी रहा है? अगर सबको छत मिल रही थी तो झुग्गी में नारकीय जीवन क्यों जी रहा आदमी? गाजीपुर से गाजियाबाद तक और असम से कन्याकुमारी तक, कहीं चले जाइए, कच्छ से कन्याकुमारी तक। ये कैसा तर्क पेश किया जा रहा है? ऐसा बताया जा रहा है कि हम विदेश से आए और ये कल कल के लोग ये हिंदुस्तान को जान रहे हैं केवल। कौन मोंटेक सिंह आलूवालिया है? उन्होंने भारत का जीवन कब देखा? पांव पांव, गांव गांव, पांव पांव, गांव गांव, पांव पांव, कब देखा? कब लोहिया और जयप्रकाश की तरह वो घूमे हैं इस देश में? बताइए। पूरी जिंदगी तो कट गई विदेश में, उम्र तो सारी कटी इसके बुता में मोमिन। अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? अजब मजाक बना दिया इस देश में। और अंत में कहूंगा, बहस जब 1 मिनट ऊपर हो गई, समय की बाध्यता नहीं होती तो इस पर लंबा उत्तर देता। आपने कहा 28 रुपए वाला अमीर हो गया, गरीब नहीं रहा। देख, आपको जितने भी लोग इस आंकड़े की तरफदारी में खड़े हैं, मैं पार्टी में भी नहीं जाता, जितने भी लोग इस आंकड़े के पक्षधर हैं, झंडा लेकर सड़क पर वैचारिक झंडा रोहण जो कर रहे हैं, उन सबको एक प्रस्ताव देता हूं। 56 रुपया रोज, 28 गुणे 2, 28 का दूना, 56 रुपया रोज आजीवन पेंशन का वचन लीजिए। भारत सरकार ऐसा प्रस्ताव पारित करे और इन सबको बीआरएस दीजिए। जीवन जी लीजिए, क्या दिक्कत है? जी लीजिए ना जीवन। आपको संसद में बैठने के लिए 2 लाख रुपया महीना तनख्वाह चाहिए, विधायक जी को 1.5 लाख चाहिए, स्टेट बैंक के अकाउंट में आए, और 28 रुपए वाला रईस हो गया इस देश में। मजाक करते हैं आप, शर्म आती है। गांधी का देश है। गांधी से लोग पूछते थे, बापू मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। बापू कहते थे 3rd क्लास के डब्बे में पूरा देश घूमो, फिर आना, फिर बताऊंगा क्या करना है। जिन्होंने देश नहीं देखा, गाजीपुर से गाजियाबाद नहीं देखा पूरा, वो लोग देश की तकदीर तय कर रहे हैं। अजब मजाक है इस हिंदुस्तान में। इतना मजाक किसी और मुल्क में नहीं हो सकता। बहस मैं क्यों आंकड़ों में जाऊं? मुझे कोई बता दे। एक दिन फिर बहस करूंगा, कागज पेन लेके बैठकर। चाय की पत्ती और साबुन एक दिन में कितना घिसेगा उसका हिसाब लगा के भी अगर कोई 28 रुपए में जीवन जिला के दिखा दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। और नहीं तो जो इसके पक्षधर है वो राजनीति छोड़ दे और संन्यास ले ले। वो संभव नहीं है। मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा।
मुझे समझा दीजिए 28 रुपए में जीवन कैसे जी लेगा बबेरू का आदमी, फरुखाबाद में मोहम्मदाबाद का आदमी कैसे जी लेगा, मैनपुरी में भोगांव का आदमी कैसे जिएगा, बांदा में नरेनी का आदमी कैसे जी लेगा 28-27 रुपए में। मोंटेक सिंह जी, चिदंबरम साहब, मुझे समझा दीजिए आकर। त्यागी जी गाजियाबाद में जी लेगा। चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। त्यागी जी के गाजियाबाद में 27 रुपए में आदमी जी लेगा। समय की बाध्यता है, इसलिए जवाब समय की बाध्यता नहीं, यहां पे बेशर्मी की बाध्यता है सरकार के सामने। जो लोग विदेशों से इस देश में आए हैं, कंप्यूटर पे आंकड़े बनाते हैं, वो इस देश की गरीबी का चीर हरण कर रहे हैं चौराहे पर। मोंटेक सिंह को मैं आजीवन 56 रुपए देने को तैयार हूं, मैं देने को तैयार हूं आजीवन। चुनौती देता हूं, एक पत्रकार की चुनौती, मोंटेक सिंह अहलूवालिया 56 रुपया आजीवन मुझसे लें प्रतिदिन और जीवन जी के दिखाएं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक उनको 56 रुपया प्रतिदिन दूंगा, अपनी तनख्वाह से दूंगा, ईमानदारी से दूंगा, जो टैक्स पेयर आदमी हूं नंबर 1 में दूंगा, नंबर 2 की बात नहीं जानता, वरना जाने कितने राष्ट्रीय दामाद, कितने राष्ट्रीय भांजे और राष्ट्रीय चाचाओं को बुरा लग जाएगा। सिर्फ एक बात कहूंगा यहां पर कि हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है। हुकूमत, कांग्रेस की खास तौर पे, हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है। हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है, यह हकीकत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो इस देश में गरीब है वो हल्ला करना बंद करे। 28 रुपए 27 रुपए पकड़ो और धीरू भाई अंबानी बन जाओ, और ना बनो तो पवन कुमार बंसल और रॉबर्ट वाड्रा तो जरूर बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।